इस फाइल के अंदर ना ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब आज हम लोग काम करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट मैंने ओपन करके आप लोगों के सामने मतलब आप लोगों को व्यू करवाई हुई है। इसके अंदर टॉप पे रेड कलर की जो टाइटल बार है ना, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है इसकी फाइल की टाइप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसको हम लोग वैसे तो वर्क बुक बोलते होते हैं क्योंकि इसके अंदर आगे फिर फर्दर शीट्स बनती होती हैं। जैसे ये नीचे इसके ना टॉप लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर ये लिखा हुआ है शीट 1। इसी तरह मैं आगे इसके अंदर ये शीट्स क्रिएट करता जाऊंगा, शीट 2, शीट 3। यानी कि जैसे कि एक बुक के अंदर पेजेस क्रिएट होते जाते होते हैं ना, इसी तरह ये कोई वर्क बुक कहलाती होती है हमारे पास ओवरऑल। और इसके अंदर ये वर्क शीट्स क्रिएट होती हैं। तो ये आप जितनी मर्जी आगे से आगे क्रिएट करते जाएं, ये क्रिएट होती हैं। जैसे हम लोग एक कंप्लीट वर्क बुक बन जाती है फिर हमारे पास। अब हर एक काम के लिए हम लोग अलग अलग वर्कशीट भी बना लेते होते हैं। मतलब ये एक मैंने काम किया तो इस एक शीट के अंदर, कोई दूसरा काम करना है तो आप दूसरी शीट के अंदर, तीसरा काम करना है तो तीसरी शीट के अंदर। तो हमारे पास एक वर्क बुक के अंदर इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट काम होते जाते होते हैं। वैसे इसको ओवरऑल जो नाम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। जब हम इसके अंदर काम के लिहाज से इसकी बात करते हैं तो हम इसको वर्क बुक या कुछ लोग इसको वर्कशीट भी कह देते हैं। यानी कि अगर इस वर्क बुक के अंदर, इस फाइल के अंदर मैंने सिर्फ एक ही शीट क्रिएट की हुई है तो फिर हम इसको वर्कशीट भी कह सकते हैं। यानी कि वो एक ही शीट होती है, ज्यादा नहीं होती। और अगर ज्यादा क्रिएट कर दी जाए तो फिर इसका टेक्निकल नेम जो बनता है वो वर्क बुक बनता है, यानी कि जिसके अंदर फिर और फर्दर वर्कशीट होती है। और हर एक शीट के आगे फिर अंदर उसके इस तरह हमारे पास हर पेज को एक ना ग्रिड व्यू के अंदर ना स्ट्रक्चर किया हुआ है सेल्स के अंदर। या आप लोगों को इस तरह मतलब स्मॉल स्मॉल सेल्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। अब इनका मकसद होता है कि हमारे टेक्स्ट को ग्रिड व्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि टेक्स्ट एक एज ए ग्रिड की फॉर्म में बना लेना। तो ये फिर हमें जो इस तरह के ये सेल्स होते हैं ना, फिर हमें इस तरह टेक्स्ट को अपने को अरेंज करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। पहला मकसद तो ये होता है। ये इसकी जो आप लोगों को बॉर्डर लाइन नजर आ रही है ना, ये बॉर्डर लाइंस आप लोगों के पास प्रिंट के अंदर शो नहीं होती। ये जस्ट हमारे पास ये ग्रिड्स हमें नजर आ रहे हैं जस्ट हमें अपने टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। आप इनको खत्म भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये इनको खत्म किया हुआ, मतलब ये ग्रिड नजर ही ना आए आप लोग। ठीक है, तो ये इसका सिंपल व्यू बन जाता होता है फिर। लेकिन इसका फिर पर्पस जो है ना वो फ्लॉप हो जाता है अगर हम ये लाइनें खत्म कर दें। इसका पर्पस तो होता है कि हमारे पास हम अपनी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज कर सकें अपने टेक्स्ट को। पहला जो मकसद होता है इसका। अब जैसे मैंने एक मतलब बैलेंस शीट का प्रॉपर एक पूरा फॉर्मेट बनाया है। अब इसके डिफरेंट फॉर्मेट चल रहे होते हैं, मैंने जस्ट एक आप लोगों के सामने शो करवाया बना के। तो ये मैंने पहले से बना लिया है ताकि वो क्लास का टाइम वेस्ट ना हो हमारा। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को किस तरह बनाते हैं, ये बना के आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब जैसे ये सेल्स होते हैं ना, अब इन सेल्स को आप लोग इनका जो हाइट है और इनकी जो वेथ है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जहाँ पे जो इसके साइड पे जो ग्रिड के अंदर ये नंबरिंग इसकी आ रही होती है ना, लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास इसकी रोज वाइज हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर है ना रो वाइज जो अरेंज किया हुआ है वो आ रहा है। यानी कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है। यानी कि जो रो वाइज नंबरिंग है वो रोमन के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7। और जो हमारे इसी तरह ये कॉलम्स की भी नंबरिंग होती है, कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन जो कॉलम्स होते हैं वो ए बी सी की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। अब जैसे ही मतलब ए बी सी हमारी जेड तक खत्म होती है, तो जैसे मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैंपलिंग करते हैं ना, मतलब ए टू जी, ए से लेकर जेड तक दो तो दो के सर तरह आवाज आ के। रही है? सर मेरे माइक का थोड़ा इशू हुआ हुआ है, तो अभी मैंने रिकनेक्ट किया। जी आ रही है। तो इस तरह हम लोग इन्हीं के सैंपल्स बना लेते हैं। यानी कि जब ए से लेकर जेड तक हमारे पास इसकी नंबरिंग खत्म हो जाती है जेड तक, तो हम इसके सैंपल्स बना लेते हैं ए को बी से मिलाकर इस तरह। यानी कि डबल ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह मतलब ए के साथ फिर पहला जो अल्फाबेट होता है ए रख लेते हैं, उसके बाद इस तरह हमारी ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है।
यानी कि कॉलम नेम्स और रोज नंबर्स ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं हमारे पास, ये हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इसके कॉलम्स के नाम एबीसी के अंदर और जो रोज के नंबर है वो 1 2 3 4 5 के अंदर, ये ऑलरेडी मतलब इसके असाइनमेंट हुई हुई होती हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है कि हमारे पास इस पूरे पेज के अंदर जो भी सेल है ना, मैं जिसके अंदर भी क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस सेल के अंदर क्लिक किया तो हर सेल का एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एड्रेस होता है। वो ये जो इसका रो का नंबर और कॉलम का जो नाम होता है ना, ये दोनों मिलके इसका एड्रेस बनाते हैं। जैसे कि मैंने इस सेल के अंदर क्लिक किया तो आप लोगों को ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर के अंदर ये H6 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब मैंने इसके फर्दर उसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर कन्वर्ट क्लिक किया तो H10 हो गया, H13 हो गया, उसके बाद I6 हो गया। यानी कि जो पहला डिजिट होता है वो कॉलम का नाम और दूसरा डिजिट रो का नंबर, कॉलम बाय रो के नाम से इसका एक नाम पूरा हर सेल का बन जाता होता है। अब इसका पहला फायदा तो बताया था मैंने कि अपने टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, कि हम इस तरह जैसे मैंने ये अरेंज किया हुआ, ये देखिए सारे के सारे नाम किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, लेफ्ट साइड पे ना बिल्कुल अलाइन आ रहे हैं। और किस तरह मैंने इस टाइटल को इसके अंदर अरेंज किया हुआ है और किस तरह मतलब ये इसके अंदर ये टाइटल अरेंज हुआ हुआ है। अब मुझे ये चीज इस एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे रखनी है, तो इसके मैंने अलग-अलग ये सेल्स बने हुए हैं, उनको वेट तो उनकी ज्यादा कम कर दी है, तो ये इस तरह अरेंज हो जाएगी। यानी कि पहले सेल के अंदर एक एसेट्स का टाइटल आ गया, दूसरा सेल एम्प्टी हो गया, तीसरे के अंदर ये ईयर रख लिया और फोर्थ के अंदर भी ये कॉलम के अंदर मैंने ईयर लिख लिया। तो किस तरह मैंने अपनी चीजों को एक पूरे पेज के अंदर अरेंज कर लिया। अब इसका मतलब ये जो पेज होते हैं ना, इसके ये पूरी शीट के अंदर आके फिर पेजेस होते हैं। वो पेजेस देखने हो ना, तो ये जैसे कि ये ऊपर पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है ना, जो वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर भी था, यहाँ पे आके आप इसका ना पेज का जो होता है ना साइज वो सिलेक्ट करना है। जैसे वहां पे हम लोग सिलेक्ट करते थे, अब पेज का साइज हम लोगों ने वो सिलेक्ट करना होता है जिस पेज के ऊपर हम लोगों ने शीट का प्रिंट निकालना होता है। अगर तो वो पेज हमारे पास A4 साइज के हैं तो हम यहाँ से A4 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो पेज हमारे पास लेटर साइज के हैं तो हम यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर लेंगे। अमूमन ज्यादातर A4 साइज चलता है पेजेस का, तो मैं A4 सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये आप लोगों को ये डॉटेड लाइन बनी हुई नजर आ रही होंगी, ये इस तरह मतलब हॉरिजेंटली भी और ये वर्टिकली भी, इस तरह मतलब एक लार्ज लेवल पे ना बॉक्सेस बन के हैं डॉटेड लाइन के साथ। मतलब कि ये मेरे पेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हुई है। यानी कि ये मेरा पेज, ये वाला मेरा एक सिंगल पेज है, यानी कि ये यहां से लेकर ये जो मैं अभी सिलेक्शन करने लगा हूं, ये मेरा एक पेज है। इसके बाद ये इसका मतलब ये सेकंड पेज हो जाएगा और इसी तरह मतलब इसका दूसरा तीसरा, और एक शीट के अंदर फिर पेजेस होते हैं। तो इसकी हायरार्की क्या बन गई, एक ओवरऑल वर्कबुक, उसके अंदर शीट 1 शीट 2 शीट 3 यानी कि वर्कशीट, और हर वर्कशीट के अंदर पेजेस और हर पेज के अंदर फिर सेल्स। मतलब इस तरह इसकी तरतीब बन जाती होती है, मतलब हर एक सेल का एक प्रॉपर एड्रेस बन जाता होता है। अब ये मैंने जब पेजेस बनाए ना, तो ये अब ये मुझे बता रहे हैं कि मेरा जो इतना सेक्शन है ना ये पेज का है। अब मैं जब इसका प्रिंट निकालूंगा ना, तो मेरा सिर्फ ये इतना सेक्शन ही पेज के ऊपर प्रिंट होगा। ये जो 2019 वाला कॉलम है ना, जो राइट साइड पे, ये कट जाएगा, ये पेज के ऊपर प्रिंट नहीं होगा, मतलब क्योंकि ये पेज से बाहर हो आ रहा है, दूसरे पेज के अंदर जा रहा है, तो मतलब ये कट जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए यहीं पे पेज लेआउट के अंदर ये स्केल की ऑप्शन होती है टॉप पे, ये जहां पे मेरा एरो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इस स्केल होता है, मतलब अभी ये स्केल 100% है, जितना यानी कि टेक्स्ट है उसने अपने आप को 100% के लिहाज से एडजस्ट करना है। तो इसकी ये स्केल की होती है कि आप इसको परसेंटेज के लिहाज से जूम इन जूम आउट करवा सकते हैं अपने पेज के अंदर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम किया, मतलब इसको 95% तक जूम इन कर लिया। अब इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है अपने उस पेज के अंदर अंदर। अब आप लोग देख रहे हो ये डॉटर लाइन पूरी बराबर आ गई, मतलब ये मेरा पूरा पूरा प्रिंट निकल आएगा एक पेज के ऊपर।
तो इस तरह मैंने अपने आप पूरी वर्कशीट को, बैलेंस शीट को एक पेज के ऊपर एडजस्ट कर लिया। जब हम काम करते होते हैं तो इस तरह हम लोगों ने पेजेस का भी ख्याल रखना है। वर्कशीट का तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, एट ए टाइम एक एक वर्कशीट के अंदर अलग-अलग काम भी कर सकते हैं और एक ही वर्कशीट के अंदर इस तरह पेजेस के अंदर भी अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब पेजेस के अंदर फिर अपनी चीजों को अरेंज करने के लिए हमारे पास ये सेल्स हमें हेल्प करते हैं। अब ये सेल्स हमारे प्रिंट के ऊपर शो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये शो हों तो फिर क्या करते हैं, आप उतने सेल्स को सिलेक्ट करके, ये इनको सेल्स बोलते हैं, ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, उतने सेल्स को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करते ही आप लोग उसके बाद ये होम टैब के अंदर आ जाना है। होम टैब के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास ना इसकी बॉर्डर्स की ऑप्शन होती है, यानी कि आप लोगों ने हर सेल के किस साइड पे बॉर्डर लगाना है, बॉटम साइड पे, टॉप साइड पे, लेफ्ट पे, राइट पे, या अगर बॉर्डर लगा हुआ है तो उसको खत्म करना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, या फिर हर सेल के चारों साइड पे बॉर्डर लगाना है। तो ये मेरे पास ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन होती है, आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेनी। इसके अलावा हम लोग इसको ना कस्टम बॉर्डर्स भी दे सकते होते हैं। ये एट द एंड पे यहाँ पे इसके अंदर मोर बॉर्डर्स की ऑप्शन है। मोर बॉर्डर्स के अंदर जाके यहाँ पे इसके ना ये स्टाइल्स भी आ जाते हैं कि आप लोगों ने बॉर्डर का स्टाइल किस तरह का देना है। ठीक है, ये सारे मतलब जो स्मॉल साइज में है मतलब इनकी थिकनेस कम है, और ये दूसरे कॉलम में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी थिकनेस ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते होते हैं, ये जो हमारे पास इनर बॉर्डर्स होते हैं ना, ये मैंने जो दरमियान वाले बॉर्डर्स हैं वो लगाए हैं। तो इनर बॉर्डर्स को हम लोग क्या करते होते हैं, ये बारीक जो थिकनेस इनकी कम होती है वो होते हैं, और जो हमारे पूरी शीट का जो आउटर बॉर्डर होता है, अब ये मैं आउटर बॉर्डर लगाने लगा हूँ, ये नीचे वाला भी, साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। तो मतलब इस तरह हम लोग इनको थिकनेस वगैरह और इनका अलग अलग भी कर सकते हैं। कि अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, अब उस थिकनेस ज्यादा वाले बॉर्डर को सिलेक्ट करके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो राइट साइड वाला बॉर्डर उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, लेफ्ट वाले की भी ज्यादा, ऊपर वाले की भी और उससे नीचे वाले की भी। अब मतलब जो सेल्स के अंदर बॉर्डर लगे हुए वो बारीक मतलब बारीक साइज में प्रिंट होंगे, और जो इसका आउटर बॉर्डर होगा उसकी थिकनेस और मोटाई ज्यादा होगी बॉर्डर की। अब मैं उसको ओके करता हूँ। अब ये मेरे पास इसका बॉर्डर लग गया है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे ये जो इसके अंदर बॉर्डर्स लगे हुए हैं ना, ये सारे इनकी थिकनेस कम है, मतलब उनकी मोटाई कम है, और जो बाहर वाला बॉर्डर है उसकी मोटाई ज्यादा है, ताकि वो एक बॉक्स की सूरत में हमारे पास हमारे सामने शो हो जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बॉर्डर इसके हमारे पास प्रिंट के ऊपर भी शो हो तो हमें इस तरह ये इसके बॉर्डर्स लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज ये जो पहले से लाइनिंग नजर आ रही है, ये जो मध्यम सी आप लोगों को लाइनिंग नजर आ रही है, ये प्रिंट के ऊपर शो नहीं होती। तो ये यहाँ तक तो था कि अपने मतलब एक वर्कशीट, एक वर्कबुक को क्रिएट करना, उसके अंदर वर्कशीट को क्रिएट करना और वर्कशीट के अंदर फिर इस तरह अपने पेजेस को मैनेज करना, ताकि जब आप उसका प्रिंट निकालो तो वो प्रॉपर पेजेस के ऊपर पूरा पूरा आके प्रिंट हो रहा हो। उसके बाद आ जाती है मतलब जब हम सेल्स को अरेंज करते हैं तो ऐसे मतलब ये जो इसकी नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग के दरमियान जो रो होती है वहां पे जब आप माउस लेके आते हैं तो इस तरह ये प्लस का सिंबल बन जाता है और इसकी टॉप और बॉटम पे एरो बन जाता है। आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके उसको लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। आप इस तरह जितना ड्रैग करेंगे ये उसकी हाइट उतनी बढ़ती जाएगी कॉलम में। तो ये तो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला तरीका कार। दूसरा तरीका होता है इसी मतलब इसी नंबर के ऊपर जब आप माउस लेके आते हैं तो ये एरो बन जाता है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इस नंबर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी। उसमें एक ऑप्शन होगी रो हाइट की। मैं इस रो हाइट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि आप इस रो को कितनी हाइट देना चाहते हैं। पहले इसकी 40.5 है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर 50 कर देता हूँ तो मतलब उसके बाद रो हाइट दे के ओके करूंगा, इसकी हाइट वो उतनी बढ़ गई। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको सिंगल किया
अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल रोज को एट ए टाइम हाइट देना चाहता हूँ, तो आप लोग इस तरह मतलब एक रो के नंबर के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखें और इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग करें, मतलब ये रोज तमाम की तमाम सिलेक्ट हो जाएगी जहां तक आप इसको ड्रैग करके जाएंगे। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें सिलेक्शन के बाद, अब आप इसको जो रो हाइट देंगे वो तीनों कॉलम्स के ऊपर लगेगी। अब इन तीनों रोज की जो हाइट है वो डिफरेंट है, इसलिए मुझे वो पहले हाइट शो नहीं करवा रहा, क्योंकि वो डिफरेंट है तो इसलिए वो शो नहीं करवा रहा, उसको कंफ्यूजन है पता नहीं कौन सी हाइट एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पे मुझे एक स्टैंडर्ड हाइट दे दी है मैंने 40, और उसके बाद ओके करना है, तो वो तीनों को उसने 40 पिक्सल हाइट दे दी है। तो मतलब ये होता है रो को मैनेज करना, कि हम अपनी रोज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिहाज से। रो की हाइट बढ़ा भी सकते हैं, मतलब जैसे ये ऊपर टॉप, ये जो टॉप रो है इसके अंदर मैंने हेडिंग इस्तेमाल करनी है। जैसे होता है ना एक पेज का टॉप हिस्सा जो होता है वो उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, ये जो पेपर वाली शीट्स भी होती हैं इनके ऊपर टॉप वाली रो की हाइट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने टाइटल्स वगैरह लिखने होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी पहली रो की हाइट ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अब टाइटल आना है, मतलब ये कंपनी का नाम आना है, तो फिर इसलिए हम लोग ने इसकी हाइट ज्यादा रख ली। तो मतलब वो टाइटल एक बड़ा करके शो करवाने के लिए। अब दूसरी यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का भी वो एक बड़ा करके मोनोग्राफ लिखना है ताकि पता चले कि ये बैलेंस शीट है, तो उसको भी मैंने इसकी वो भी इसी रो के अंदर आ गया। तो इस तरह मैंने एक एक सेल के अंदर मतलब यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख लिया, और दूसरे सेल के अंदर मैंने अपने टाइटल दे दिया, उसको मोनोग्राम दे दिया कि मेरे पास बैलेंस शीट है। अब मैं बैलेंस शीट पे क्लिक किया ना तो सारे का सारा हिस्सा मुझे एक सेल की फॉर्म में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ये दो सेल्स को मर्ज कर लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये इतना ही अलहदा नजर आ रहा है और इतना ही अलहदा नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको भी मर्ज करके इसको एक ही बना सकते हैं सेल। अब क्योंकि ये टेक्स्ट मैंने सारे का सारा पहले सेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उसको अगले सेल को मैंने खाली छोड़ दिया इसलिए वो सारा नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही इस दूसरे सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखी तो ये पहले सेल की वैल्यू मेरी हाइड हो जाएगी। तो इस तरह सिंगल सेल के अंदर इस तरह का टेक्स्ट लिखना हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता होता है। तो फिर इसका क्या हल होता है? अब मैंने उस टेक्स्ट को खत्म किया, अंडू किया, तो वो मुझे फिर पहले वाले टेक्स्ट का पूरा टाइटल शो होने लग गया। तो इसका क्या हल होता है कि फिर इसको भी हम लोग मर्ज कर लेते होते हैं। पहला सेल सिलेक्ट किया, यानी कि इस तरह लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, और साथ मैंने दूसरा सेल भी सिलेक्ट कर लिया, इसको ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और ड्रैग करना है लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ, तो दूसरा सेल भी सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसका तरीकाकार होता है, अगर माउस काम ना कर रहा हो तो लेफ्ट क्लिक सेल के अंदर एक बार क्लिक कर ले, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के रखें और राइट एरो को दबाएं। मैं जैसे राइट एरो को दबाया हमारा वो कंट्रोल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ और वो दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन होती है मर्ज एंड सेंटर की। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ये दोनों सेल्स मर्ज हो जाएं और टेक्स्ट लिखा हुआ सेंटर में नजर आ जाए, तो आप एज इट इज इसके ऊपर ऐसे ही क्लिक कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेल मर्ज हो लेकिन टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे ही रहे सेल के अंदर, तो फिर इसके साथ ये जो छोटा सा एरो नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे ऑप्शन होती है मर्ज सेल्स की, ये सेल को मर्ज कर देगा हमारे पास। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो पूरा जो टाइटल है वो सिर्फ एक ही सेल की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरह हम अपने सेल्स को मर्ज कर लेते होते हैं ताकि अपना टेक्स्ट पूरे का पूरा उसके अंदर अरेंज कर सके। अब मेरे पास ये पूरा एक सेल बन गया हुआ है। तो हम लोग इस तरह सेल्स को आपस में जोड़ के एक सेल बना के उसके अंदर भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, सेल्स के अंदर अलग अलग भी टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइटल मैंने अपने पेज के ऊपर पूरे के ऊपर इस तरह इतने हिस्से पे लेके आना था, इसलिए मुझे इतने सेल्स के ऊपर ऊपर जितना भी हिस्सा आ रहा था ना वो सारे का सारा सेल का आपस में मर्ज करना पड़ा, ताकि ये टेक्स्ट मेरा इतने पूरे हिस्से के ऊपर ऊपर प्रॉपर शो हो जाए। और ये जो बैलेंस शीट का टाइटल है ये मैं ऊपर टाइटल में इतने हिस्से के अंदर रखना चाह रहा था, इसलिए इतने सेकंड जितने जितने भी सेल आ रहे थे मैंने सबको मर्ज कर दिया। यानी कि आप जितने भी सेल होते हैं उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं।
जस्ट जितने सेल्स को मर्ज करना है उन तमाम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इस मर्ज एंड सेंटर के साथ जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें और ये मर्ज सेल्स की ऑप्शन होती है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, वो उतने सेल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी कि उतने सेल का सिर्फ एक ही सेल बन जाएगा, वो तमाम बॉक्सेस मिलके एक बॉक्स बना लें। तो इस तरह हम लोग अपनी शीट को सेल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये मतलब एक रो एम्प्टी छोड़ दी जिसके अंदर मैंने ये एंड पे यहाँ पे आके डेट लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे डेट लिखेंगे वो इस तरह मतलब मेंशन होके आ जाएगी। आप अब ये बाकी चीजें मुझे सारी की सारी इसके अंदर वैसे ही एम्प्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने इस रो के अंदर जस्ट एक डेट का ऑप्शन देना था, तो मैंने बाकी रो बाकी सेल्स इसके एम्प्टी छोड़ दी और इतना हिस्सा रहने दिया। इसको कौन उसके बाद मैंने एक टाइटल बार बनानी थी। अब ये भी इसी तरह मतलब ये टाइटल बार एक पूरी आई हुई है, मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट करके अब इन सेल्स को बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब ये बैकग्राउंड कलर होता है मतलब यही चीजें ताकि मुझे वो एक अलग से हेडर उसका प्रॉपर नजर आए, क्योंकि यहाँ से अब बैलेंस शीट का काम शुरू हो गया है। तो बैलेंस शीट के अंदर आई थिंक यही चीजें होती हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट्स, मतलब इस तरह ये प्रॉपर इसके अंदर आके फिर ये एक सेल मैंने इसको पीछे से शुरू कर लिया है और उसके जो आगे फर्दर सब टाइटल्स आ रहे थे उनको मैंने दूसरे सेल से शुरू कर दिया। अब इस सेल के अंदर जो नाम आने थे वो ज्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ये जो इसके हर कॉलम का हेडर होता है ना जहाँ पे इसकी एबीसी लिखी हुई होती है उसके दरमियान में ये जो रो का ये बॉर्डर नजर आ रहा होता है, जब ऐसे माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन बन जाएगा। जैसे हमने हर रो की हाइट कम ज्यादा की थी वैसे ही हम लोग हर कॉलम की इस तरह विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वाला जो कॉलम था इसके अंदर ये टाइटल ज्यादा लेंथी आने थे, इसलिए मैंने इसको इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा लिया। अब इसके अंदर अब ये वाले टाइटल सारे इस करंट एसेट के रेलिवेंट है तो इसी के सब टाइटल है, तो मैंने इसके इस सेल को यहाँ से आकर मतलब हम लोग लेफ्ट अलाइन कर लेते होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस सेल की कोई चीज राइट साइड पे जाके लिखनी हो, जैसे ये टोटल करंट एसेट की जो हेडिंग थी वो मैंने यहाँ पे वैल्यू के पास आके रखनी थी, तो मैंने इस सेल के ऊपर जस्ट क्लिक किया, यानी कि इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और ऊपर जैसे हम वर्ड के अंदर भी अपने टेक्स्ट को अलाइन कर लेते थे लेफ्ट सेंटर में या फिर राइट, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी इस बॉक्सेस के अंदर अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट पे, सेंटर में या राइट साइड पे। तो मतलब ये चीजें इस तरह हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपनी शीट्स के अंदर। अब मैंने इसको ना वर्टिकली रखा है, पहले मेरे पास ये सारे एसेट्स आ गए हैं, उसके बाद मेरे पास ये लाइबिलिटीज आ गई हैं, मतलब ये दो ही चीजें होती हैं, दो साइडें होती हैं, एक एसेट साइड होती है एक लाइबिलिटीज की साइड होती है, और हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज को बराबर रखना होता है। तो मैंने एक मतलब फॉर्मेट बना के इसके अंदर फार्मूलेस लगाए हुए हैं। तो मैं ये जो लाइबिलिटीज वाला साइड है ना ये यहाँ पे इसको आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, मैं अभी साथ साथ बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए, मतलब इसका एक पार्ट बना के यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने किस तरह बनाना है। तो मैं लाइबिलिटीज का पार्ट इसके बिल्कुल सामने ले आता हूँ ताकि मतलब वो दोनों चीजें बराबर आके हमारे पास शो हो सके और हम लोग उसको मैनेज कर सकें। तो अब ये हेडर वाला पार्ट होना था, रखना था, तो मैंने इतने सेल्स को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ तक इसके 4 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब इसके अंदर ना ये जो पहले 2 कॉलम्स हैं उनका हेडर मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने पहले 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है और इनको मर्ज कर लेना है, क्योंकि ये पहले दोनों कॉलम की हेडिंग एक ही रखनी है ना। वो तो मैंने आगे फिर हेडिंग्स को अरेंज करने के लिए किया हुआ है कि पहले थोड़ा सा एक हेडिंग को थोड़ा पीछे रखने के लिए और दूसरी को आगे सब हेडिंग बनाने के लिए मैंने 2 कॉलम को यूज कर लिया एक एक काम के लिए, ताकि मैं आपको उसको ना सब और पेरेंट के लिहाज से हेडिंग्स को मैनेज कर सकूं। दूसरा मेरा कॉलम वैसे ही है, तीसरा भी वैसे है, तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। अब मैं इन मतलब तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और ये यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर ना इसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए ऑप्शन होती है।
तो यहाँ से आके मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। मैं इसको थोड़ा सा ना साइज को इसको यहाँ से ऐसे, हम मल्टीपल सेल्स को एट ए टाइम भी कॉलम की विड्थ से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इतने सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके थोड़ा सा पकड़ के इसको ड्रैग किया तो इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, ताकि मैं दोनों की हाइट जो विड्थ है वो बराबर कर लूँ, ये ऐसे। और इसकी मुझे विड्थ जो है वो कम चाहिए, मैंने इसको कम कर लिया। और इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए, मैंने इसको ज़्यादा कर लिया। और इसकी भी कम ही चाहिए, वैल्यू ही लिखनी है तो ज़रूरी नहीं है। तो मैं इस तरह इनकी विड्थ को और हाइट को प्रॉपर मैनेज कर लिया। अब दूसरी जो रो है, इसके अंदर मैंने मेन हेडिंग्स लिखनी है और इसको बैकग्राउंड कलर दे देना है। इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने थोड़ा सा लाइट कलर का, ठीक है। अब इसके पहले मतलब ये जो लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज, ये मैंने इसको हेडिंग दे दी। अब ये हेडिंग प्रॉपर इस ये यहाँ तक चलनी है, तो मैं इनको मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज कर लिया ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यानी कि जितना टेक्स्ट आगे मतलब कोई चीज़ नहीं ना आ रही तो उसको मर्ज कर लो ताकि वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जैसे आपने क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम जो है ना, दो दो कॉलम्स का एक कॉलम के ऊपर ये प्रॉपर हेडिंग आ गई। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे ना करंट लायबिलिटीज वाला बोर्ड नजर आ रहा है और ये थोड़ा सा मध्यम है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये ऊपर जो बोल्ड का टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट भी मेरा हाइड हो बोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये मेन हेडिंग है। उसके बाद इसकी सब हेडिंग देनी है, CCOUNTS अकाउंट्स पेएबल। मैंने इसको मतलब ये टाइटल दिया, टाइटल के साथ ही उसके बाद दूसरा कॉलम मेरा क्या है, ईयर का। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ईयर टाइप कर लेता हूँ 2020। अब मैंने टेक्स्ट लिखा, उसका कलर क्या आ रहा है, ब्लैक कलर का, लेकिन यहाँ पे तो मतलब वाइट कलर आ रहा है। तो फिर हम लोग इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते होते हैं उस बॉक्स के ऊपर, मतलब जिस जिस बॉक्स के जो टेक्स्ट को आप लोगों ने कलर चेंज करना है, आप उस बॉक्स का सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे जहाँ से मैंने सेल का बैकग्राउंड कलर दिया था, इसके साथ ही ये ए लिखा हुआ है। ये जो ए वाला होता है ना, ये टेक्स्ट कलर होता है। ये साथ जो एरो बना हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये कलर्स आ जाएंगे। तो मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ तो वही वाला सेम कलर हो जाएगा। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, हेडिंग है 20 कर दी, 14 कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। तो ये वही फॉर्मेट बन गया सिंपल में, सेम जो मैंने इधर बनाया हुआ था। अब बाकी चीजें मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। मतलब इस तरह उतने सेल्स को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे आके जस्ट क्लिक किया और कंट्रोल वी, या राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, या कंट्रोल वी शॉर्टकट की होती है, वो क्लिक करेंगे तो वो भी इस तरह ये अपने आप को, यानी कि आप सिर्फ एक सेल के अंदर रख के उसको पेस्ट करेंगे तो आप लोगों ने जो जितने सेल सिलेक्ट किए हुए होंगे ना, ये इस तरह ये डॉटेड लाइन सिलेक्टेड पोर्शन पे बन जाती है। तो वो उतने उतने ही सेल अपने आप को नेक्स्ट सेल के अंदर ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेते हैं। आपको उतने सेल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट एक सेल के ऊपर क्लिक करके जस्ट पेस्ट करना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली आगे अपने को उस लिहाज से अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रो के अंदर लिखा हुआ है टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अब ये मतलब नहीं, ये टोटल करंट लायबिलिटीज है ना, तो करंट लायबिलिटीज का टोटल करना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा टोटल की, यानी कि ये मेरी टोटल ये आ गई। अब ये जो हेडिंग है ना, ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह राइट साइड पे आ जाए ताकि वो अमाउंट के साथ शो हो सके। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसको लाइन राइट कर दिया। अब ये मेरे पास ये इस तरफ आ गया ताकि वो प्रॉपर एक ना पूरा फॉर्मेट बनता जाए, अरेंज होती जाए चीजें। तो मैंने सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसको राइट अलाइन किया, तो ये इसको अपने आप को राइट साइड पे अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इन तमाम वैल्यूज का जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई होंगी उनका सम अप करना है।
तो उसके लिए हमें फिर फार्मूला लगाना पड़ता होता है। अब मैं आप लोगों को आगे जो तरीका है वो जा रहा हूँ फार्मूला का लगाने का तरीका क्या है। क्या हम लोग एक बार एक सेल के अंदर फार्मूला लगा लेते होते हैं, अब वो फार्मूला लगाते वक्त हम लोगों ने जिस जिस सेल का एड्रेस दिया होता है वो उस सेल से ऑटोमेटिकली वैल्यू उठा के उसको ऐड अप कर देता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को ये फार्मूला लगाने का मतलब तरीकाकार बताने लगा हूँ। अब एक्सेल के अंदर आप लोगों ने किसी भी सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाना हो तो सबसे पहले हमें एक सिंबल लिखना पड़ता है इक्वल का, जो मैंने अभी राइट किया, सेल के अंदर सेलेक्ट किया, उसके बाद इक्वल का सिंबल टाइप किया। अब कोई भी फार्मूला लिखना हो तो स्टार्ट में इक्वल लिखना पड़ता है, ये बताता है हमें कि हम कोई एक्सप्रेशन या कोई फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब मैंने इक्वल टाइप किया और उसके बाद राइट करना शुरू कर दिया। अब मैंने काम क्या करना है, सम अप करने का, कि यहां से लेकर यहां तक इन तमाम सेल्स की वैल्यूज को मैंने यहां से लेकर यहां तक में तमाम सेल्स की वैल्यू को ऐड अप करना है। जब हम इस तरह सेलेक्ट करते होते हैं ना तमाम सेल्स को ड्रैग करके, तो ऑटोमेटिकली ये हमें सेल्स की रेंज ऑटोमेटिकली एड्रेस बना के दे देता होता है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ही एड्रेस दे दूंगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इन सेल्स के को क्या करना है। तो उसके लिए फिर तरीकाकार होता है इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू को क्या करना है, सम। अब जैसे ही इसके अंदर इज इक्वल टू लिखने के बाद आप कुछ टाइप करना शुरू करेंगे तो ये इसके अंदर ये जितने भी फार्मूले होते हैं ना जो एस से शुरू हो रहे होते हैं सारे आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे टाइप करता जाऊंगा मुझे नीचे हिंट मिलते जाएगा। मैंने सम का काम करना है ना, तो ये नीचे तीसरे नंबर पे मुझे सम का फार्मूला नजर आ रहा है। मैं ऐसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इंटर का बटन दबाऊंगा तो आप लोगों के पास इंटर नहीं दबाना, आप लोगों ने सम टैब दबाना है। सम दबा के टैब टैब का जो बटन होता है वो दबाना है। इंटर दबाओगे ना तो वो एक्सेप्ट करने के लिए होता है, एक्सेल के अंदर हर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए इंटर का बटन होता है। जैसे आप इंटर दबाएंगे वो उतना ही जितना आपने लिखा हुआ था उसको रहने देगा और नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएगा। इसलिए इंटर नहीं टैब का बटन दबाना है, जो कंप्यूटर के ऊपर टैब का की बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को वो सिलेक्ट कर लेगा। अब जब फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे तो जैसे ही आप पहला फंक्शन कौन सा है, सम का, कि ये सम करेगा वैल्यूज को, सम करेगा कौन कौन सी वैल्यूज को। आगे वो हमें हिंट दे रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग जो जो भी नंबर लिखोगे उन तमाम की वैल्यू को ये सम कर देगा। नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा आगे डॉट डॉट, मतलब इस तरह नंबर 3 नंबर 4 इस तरह आप लोग जैसे जितने मर्जी सेल का एड्रेस देते हैं वो तमाम को सम अप कर देगा। अगर तो आप लोगों ने इस तरह एक एक सेल का नंबर देना है तो फिर हम लोग उनके दरमियान में कॉमा डालेंगे। अगर आप लोगों के वो तमाम सेल्स एक तरतीब से पड़े हुए हैं, मतलब जैसे अब आप लोग ना सेल का एड्रेस, अब ये वाला है ना 8060 वाली वैल्यू मैंने लिखनी है यहाँ पे, इस सेल का एड्रेस देना है। तो इस सेल का कॉलम कौन सा है, आई, और रो कौन सी बन रही है, 6। ठीक है, तो I6 इस एड्रेस बन जाएगा इस कॉलम का, I6 कॉमा, जैसे ही मैं उसका एड्रेस लिखूंगा वो सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेल की वैल्यू क्या है, I7 कॉमा, जैसे मैंने दूसरे सेल का एड्रेस लिखा उसका भी वो सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये हमें साथ साथ कंफर्म कर रहा होता है कि मैं प्रॉपर सही टाइप कर रहा हूँ। तो एक तरीका का तो ये होता है। अब तीसरे सेल का एड्रेस I8, ठीक है, उसके बाद उसने मुझे कहा था इस तरह नंबर लिखते जाना है और एट द एंड पे स्मॉल ब्रैकेट डाल देनी। तो ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। अब मैं इंटर करूंगा ना तो उसने इन तो पहले 3 सेल की वैल्यू को सम करके मुझे ये शो करवा दिया। ठीक है, एक तरीकाकार ये होता है। दूसरा तरीकाकार होता है इसके अंदर कि अगर आप लोगों के आप तमाम के तमाम सेल एक तरतीब के साथ पड़े हुए हैं ना, आप इस तरह हर एक सेल का अलग अलग एड्रेस लिखने की बजाय इनकी रेंज बता दो। रेंज बताने का तरीकाकार होता है कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करें, आप जैसे ही सेल के ऊपर क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आप लोगों को लिखने की जरूरत भी नहीं होती। अब चाहे आप कॉमा दबाएं फिर दूसरे सेल पे क्लिक करें उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर कॉमा दबाएं तीसरे सेल पे क्लिक करें उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, क्लिक करने पे भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैं रेंज वाली बताने जा रहा हूँ, वो ये होती है कि मैंने इस सेल के ऊपर सेलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा नहीं डालना, कॉलन नहीं होता है जो डॉट डॉट डाल देते हैं, ये वो डॉट डॉट डालना है। जैसे ही आप डॉट डॉट डालेंगे ना तो इसकी एक रेंज बन जाएगी। यानी कि आप लोगों ने सेल को सिलेक्ट करना है, उसका एड्रेस आ गया, आगे जो डॉट डॉट वाला जिसको कॉलन बोलते हैं ये डालना है। उसके बाद आप लोगों ने जहां तक ये रेंज आ रही है ना वहां तक उस सेल के ऊपर क्लिक करना है। मैंने अब ये यहाँ तक रेंज आ रही थी तो यहाँ पे सेल पे क्लिक किया तो I6 से लेकर I11 तक ये मेरी एक रेंज बन गई। अब इसकी स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दें और इंटर करें। अब मतलब I6 से लेकर I11 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन तमाम सेल के अंदर अब जो भी वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड सम होती जाएगी। अभी 2 वैल्यूज थी तो 2 पे सम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 200 मजीद लिख देता हूँ तो उसने वो 200 मजीद ऐड कर दिए। ठीक है, 100 मजीद लिख देता हूँ, उसने ऑटोमेटिकली उसने 100 ऐड कर दिए। मतलब इन सेल्स के अंदर मैं जैसे जैसे जो जो अमाउंट लिखता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली वहां वहां पे वैसे 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 ही आप लोगों के टोटल के अंदर ऐड होती जाएगी। तो ये इसका फायदा होता है मतलब एक्सेल का कि हमारा कंटेंट भी अरेंज हो जाता है प्रॉपर, और उसके अंदर जो हमारे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको अगर हम लोगों ने किसी फार्मूले के मुताबिक सम अप करना है, ऐड डिवीजन मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते होते हैं। तो ये ऑटो सम होती रहेगी, हमें बार बार सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट इस सेल के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि इसका 8060 है ना, 8060 को मैं 7050 कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करके इंटर पे दबाऊंगा ऑटोमेटिकली मेरा टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे इन सेल के अंदर हम वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास वो एट एंड पे टोटल भी चेंज होता जाता होता है। मैं इसको डिलीट करूंगा तो वो टोटल चेंज हो गया। तो मतलब इस तरह हमारे पास इन चीज़ों को अरेंज कर लेते होते हैं हम लोग। अब ये मैंने करंट लायबिलिटीज वाला पोर्शन कर लिया, उसके बाद अब फिर वो हेडिंग आ रही है तो इसके बाद मैं इतना हिस्सा ये सिलेक्ट कर लूंगा, रो को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कलर दे लूंगा ताकि वो सेपरेशन होती रहे और मुझे पता चलता रहे। और इसके अंदर मैंने इसको हेडिंग देनी है अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये भी पूरे के लिए आ रही है तो मैं इतने हिस्से को इसके मर्ज कर लूंगा। ठीक है, अब ये हेडिंग बन रही है तो इसको क्लिक करके ये बोर्ड पे क्लिक करूंगा और इसको टेक्स्ट को बोल्ड कर लूंगा, और इसकी जो फर्दर हेडिंग होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो वो भी मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लिखने में ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो। अब फार्मूला लगाने का तरीका का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो मैं इसका ये सारा हिस्सा ही पोर्शन ही इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप जस्ट यहाँ पे आके एक सेल के अंदर क्लिक करें और पेस्ट करें, ऑटोमेटिकली वो उतने से पोर्शन में पेस्ट हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ना डिफरेंट हो रही है, वो क्या है कि यहाँ पे ये इसके साथ डॉलर साइन आ रहा है, इसके साथ रुपीस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये होता है हर सेल की ना एक फॉर्मेटिंग होती है। तो ये आप फॉर्मेट जिस हिसाब से कर देंगे उसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे वो उसी लिहाज से आप लोगों को अपने आप को फॉर्मेट कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट लिखी हुई है ना, अमाउंट के साथ आप करेंसी का सिंबल देना चाह रहे हैं, जैसे ये डॉलर साइन और आर एस आ रहा है। तो इसको देने के लिए होता है कि आप उस सेल के ऊपर राइट क्लिक करें, ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करें। आप लोगों को ये विंडो नजर आ रही है ना जो मैंने अभी फॉर्मेट सेल की ओपन हुई है, फर्दर विंडो छोटी सी है, कोई एक बता दे, नजर आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, अब इस फॉर्मेट सेल के अंदर आके ये जो पहली टाइप होती है ना नंबर वाला टैब, ये वाला फॉर्मेट सेल के अंदर आके फर्स्ट टैब टॉप बॉटम टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नंबर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। इसमें आप लोगों ने एक कस्टम की टाइप में जाना है।
कस्टम की टाइप में जाके इसके अंदर ये होता है आरएस वाली करेंसी, मतलब अगर आप रुपीज में देना चाहते हैं, और ये होती है डॉलर साइन वाली करेंसी, अगर आप डॉलर साइन में वैल्यू देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप उसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं रुपीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये टाइप। कस्टम में आके पहले नंबर पे क्लिक करना है, फिर कस्टम पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये इसकी कस्टम के अंदर फिर इसकी फॉर्मेट्स आ जाती होती हैं हर सेल की टाइप। आप इस सेल के अंदर किस टाइप की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो ये रुपीज की फॉर्म में जहाँ पे RS आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया और ओके किया। अब आप देखोगे ये इसके अंदर इसने इस सेल के साथ ऑटोमेटिकली RS लिख दिया, मतलब ये मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो रुपीज के अंदर आ रही है। तो इस तरह हम लोग अपने सेल्स को फॉर्मेट कर सकते होते हैं। बाकी इसके अंदर ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, तो मैं इसको भी दे सकता हूँ। सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आके इसको ये बैकग्राउंड कलर दें। तो इस तरह हम लोग इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते होते हैं। उसके बाद जितना भी हिस्सा है वो मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वो सेम वही चीज़ है जो ऊपर हम लोग एक बार क्रिएट कर चुके हैं। तो आगे हम लोगों को बार बार वो चीज़ें मतलब क्रिएट करने की बजाय अब ये मेरा इतना हिस्सा इसका क्रिएट हो गया। करंट लाइबिलिटीज आ गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ गई, ऑनर एंड जो एक्यूटी होती है वो आ गई आप लोगों की। अब इसके अंदर अब इन तीनों को मैंने अलग अलग सम अप कर लिया, इसको अलग सम अप कर लिया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। अब क्योंकि बाकी सारी डॉलर्स के अंदर लगी हुई है तो मैं इसको भी डॉलर्स के अंदर कर लेता हूँ। अब मुझे दोबारा जाके ना उधर जाके उसी जगह पे जाके इसका फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस सेल के अंदर ये फॉर्मेट लगा हुआ है ना डॉलर वाला, आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे इसी एक्सेल के अंदर ये टॉप के ऊपर ना ये ब्रश सा बना होता है जिसमें होता है फॉर्मेट पेंटर। ये ब्रश सा बना होता है फाइल मेन्यू के नीचे जहाँ पे कट और कॉपी लिखा हुआ है टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इस सेल का फॉर्मेट कॉपी हो गया है। तो ये आप लोगों का जो माउस का आइकॉन होता है उसके साथ ब्रश बना हुआ नजर आ जाता है। अब इसका कॉपी हो गया। आप जैसे ही आप जिस सेल पे भी क्लिक करेंगे ना जाके, मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा तो वही सेम फॉर्मेट कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो जाए। यानी कि जिसका कॉपी करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें, इस ब्रश के ऊपर क्लिक करें और जिसके ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बाद जाके उस सेल के अंदर क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट सारे का सारा उसमें पेस्ट हो जाता होता है। तो तमाम वैल्यू डॉलर साइन में होगी अब मेरी। तो अब मैं इनको सम अप करता हूँ। अब हमारा जो सम अप करने का है ना, वो हम लोगों ने सम करना है टोटल लायबिलिटीज को। तो ये इतना हिस्सा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो हेडिंग्स मुझे राइट अप ना करनी पड़े। ये मैंने उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिखना है, तो मैं इसको सेम वही कलर दे लेता हूँ जो मैंने लेफ्ट साइड पे दिया, वही मैंने यहाँ पे भी दे लिया, वही कलर मैंने यहाँ पे भी इसको असाइन कर लिया। बस क्लिक करना है और जाकर उधर से कलर सेलेक्ट कर लेना। अब ये जो टोटल लायबिलिटीज है इसमें करंट भी आ रही है, यानी कि ये करंट का सम है, ये लॉन्ग टर्म का सम है और ये ऑनर्स का सम है। अब इन तीनों को लहदा फिर सम करना है, यानी कि टोटल करने के लिए ऐसे करते होते हैं ना आप लोग। और बात टाइम ऐसे भी होता है कि हम वैल्यू इस तरह यहाँ पे लिख रहे होते हैं और उसका सम जो होता है वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम के अंदर कर लेते होते हैं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह लिख के इनको यहाँ पे तरतीब दे दो। तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है, हम लोगों ने किस तरह इनको मैनेज करना है, जैसे भी आप लोग इजी लगे आपको। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब डिफरेंट सेल्स का यानी कि इसका जो टोटल आ रहा है उसको और इसका जो टोटल आ रहा है उसको और इसका जो टोटल आ रहा है उसको, इन तीनों को सम अप करना है और उसका सम आना है इस टोटल वाले रो के अंदर। यहाँ पे आऊंगा, इक्वल दबाऊंगा, यानी कि कोई भी फार्मूला लिखना है उससे पहले इक्वल दबाना है आप लोग। इक्वल दबाने के बाद प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अब सम करना है ना, सम का लिखूंगा सम, आगे फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे पास रेंज नहीं बन रही क्योंकि ये एक जगह पे है, फिर सेल छोड़ के फिर दूसरा सेल आ रहा है, फिर कुछ छोड़ के तीसरा आ रहा है। अब डिफरेंट आ रहे हैं ना, प्रॉपर सीधी एक सीक्वेंस के मुताबिक रेंज नहीं बन रही। तो अब मुझे सेल का नंबर देना पड़ेगा बजाय उसकी रेंज बताने के। तो इस सेल का सिलेक्ट
अब एड्रेस आप लोगों को अगर नहीं पता चल रहा, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो देखें वो उसने ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस उठा लिया। कॉमा का जो बटन होता है वो प्रेस करें, दूसरे सेल को सिलेक्ट करें, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली उसने उठा लेना। फिर कॉमा का बटन प्रेस करें, तीसरे सेल के ऊपर क्लिक करें, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली उठा लेना उसने। उसके बाद ब्रैकेट बंद करें और इंटर का बटन दबा दें। तो इसने इन तीनों सेल्स की वैल्यूज को सम अप करके ये मुझे टोटल शो करवा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये 26,222 और यही वो लाइबिलिटीज आ रही हैं। तो हम लोगों ने यही काम करना होता है ना, जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको बराबर करना होता है, तो वो हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो दोनों सेम नजर आए, हाईलाइटेड होके। उसने बोल्ड किया हुआ तो इसमें बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज दोनों साइडों पे बराबर हो गई। अब सेम वैसे ही फॉर्मेट बन गया ना जैसा इस साइड पे बना हुआ था। तो जिस तरह मैंने इस तरह बनाया तो आप लोग भी इस तरह इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ तक तो था, मतलब अपने टेक्स्ट को अरेंज करना, अरेंज करने के बाद उसके ऊपर सम का फार्मूला लगाना। अब सम के अलावा भी इसके अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि आप लोग डेट रेशियो निकालते हो तो उसके लिए फार्मूला होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ये टोटल लायबिलिटीज में मेरे पास कैलकुलेट हो रही हैं और टोटल एसेट भी कैलकुलेट हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आके एक छोटा सा फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो उसकी मुझे डेट रेशियो नहीं निकल आएगी। मतलब यहाँ पे आके इज इक्वल का बटन दबाया, फार्मूला क्या है टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज वाला कौन सी वैल्यू है, ये वाला सेल। इस सेल का मतलब क्लिक किया, उसका एड्रेस आ गया। डिवाइडेड बाई का जो फॉरवर्ड स्लैश का बटन होता है ना वो दबाना है, ये डिवाइड का जो सिंबल होता है वो आ गया। उसके बाद टोटल एसेट कहाँ पे है, ये वाला सेल, इसके ऊपर क्लिक किया, उसका एड्रेस उसने ऑटोमेटिकली उठा दिया और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो इसने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स ये 1 निकल आया, ठीक है। दोनों बराबर है तो उसकी रेशियो जो है वो 1 आ गई। नहीं मतलब टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज करनी है ना, तो इसमें करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएंगी, ऑनर्स इक्वलिटी नहीं आएगी। मतलब इन दो कॉलम्स की वैल्यूज आएंगी जस्ट। ऑनर्स इक्वलिटी तो और चीज आ गई ना, तो लायबिलिटीज तो दो टाइप की हैं, करंट और लॉन्ग, इसलिए वो वैल्यू आंसर चेंज आया। मैं भी कहूँ आंसर चेंज हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग लायबिलिटी। तो इन दोनों को सम अप नहीं किया हुआ कहीं भी ना इकट्ठा। तो उसका तरीकाकार होता है कि पहले एक सेल पे क्लिक किया मैंने, करंट लायबिलिटीज, उसके बाद प्लस का सिंबल, उसके बाद दूसरा सेल जो मेरे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको सिलेक्ट किया, उसका एड्रेस आ गया। अब डिवाइडेड बाय, यानी कि वही डिवाइड का निशान, और उसके बाद नीचे क्या है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट का मेरे पास ये है, ये फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट, करंट एसेट, वो ये कैलकुलेट हुए हैं। तो ये मैं यहीं से उठा लूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया। तमाम सेल के एड्रेस और उनके दरमियान वही एक एक्स जैसे एक फार्मूला बनाते हैं, वो फार्मूले के सिंबल, और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। फर्क क्यों आ रहा है, फार्मूला होता है मतलब करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और डी। करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अच्छा। अब चूंकि ना ये पता क्या हुआ है, अब मैंने हमारे पास ये जो दो वैल्यूज है ना, ये जो पहली दो वैल्यूज हैं, ये उनको डिवाइड बाद में कर रहा है, पहले कर रहा है, और प्लस बाद में कर रहा है। क्योंकि जब हम इस तरह फार्मूला लिखते हैं ना तो उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एक होती है, उसका भी ख्याल रखना होता है। मतलब हमारे पास पहले जो होती है डिवीजन, जब मैं इसको ऐसे ही लिख लूंगा ना, अब पहले इसने इसको डिवाइड किया फिर सम अप किया, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पहले सम हो फिर डिवाइड हो।
तो जो चीज आप पहले परफॉर्म करवाना चाहते हैं ना, उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते होते हैं। तो मैं इन दोनों सेल के एड्रेस को स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ये क्या करेगा, इन दोनों सेल की वैल्यू को पहले प्लस करेगा फिर डिवाइड करेगा। यही एक मतलब प्रॉपर तरीकाकार होता है। अब मैं एंटर करूंगा ना, तो अब इसने प्रॉपर वही आंसर लेके आया जो मेरे पास पहले आंसर निकला हुआ था 0.56। वो जस्ट फार्मूले की ना एग्जीक्यूशन का आ रहा था मसला। अब जैसे ही फार्मूले वाले सेल पे सिलेक्ट करते होते हैं ना, तो ये ऊपर एक ब्राउजर फील्ड बनी हुई है, ये जहां पे मेरा माउस नजर आ रहा होगा आप लोगों को, एक्स और ये एफ एक्स लिखा हुआ है। बेसिकली जब हम लोगों ने कोई फार्मूला टाइप करना तो हम यहाँ पे आके करते होते हैं। सेल के अंदर जब आप टाइप करने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे बाद टाइम एरर, मतलब आप लोगों से कोई क्लिक हो गया तो मसला क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि सेल के ऊपर क्लिक करना है, सेल के बाद इस ब्राउजर फील्ड के अंदर आके क्लिक करके यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है। तो यहाँ पे आप अपने एरो को जैसे मर्जी मूव करें, वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ये फार्मूला लिखते वक्त ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का भी ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास करैक्टर होता है, वो जो होता है उसको कैलकुलेट किस तरह करवाना है, दूसरे को किस तरह करवाना है। तो ये जो मैथमेटिकली ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये तमाम के तमाम इनकी एक तरतीब होती है। मतलब जो सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होने वाला है, मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास ब्रेसेस होती है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं किसी भी फार्मूले के अंदर पे। सबसे पहले ब्रेसेस जो होती है ना, वो एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद एपोस्ट्रोफी होती है, मतलब पावर्स में जो चीजें आती हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं, एक्सेल में नहीं आती। ब्रेसेस, एपोस्ट्रोफी, उसके बाद डिवीजन होती है। अब डिवीजन पहले आती है, इसलिए वो अभी पहले डिवीजन कर रहा था, बाद में सम कर रहा था, तो इसलिए हमारे पास आंसर में फर्क आ रहा था। डिवीजन के बाद ब्रेसेस, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि जो माइनस होती है। तो ये हमारे पास तरतीब होती है हर फार्मूले के अंदर ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूट होने की। तो अगर तो आप लोगों का इस तरतीब से ऑटोमेटिकली कोई तरतीब बन रही है फार्मूले की तो ठीक है, अगर नहीं बन रही तो जैसे मैंने यहाँ पे इन दो सेल की वैल्यू को मैंने पहले सम अप करना था ना, तो मैंने इन दोनों को स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ब्रेसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, तो उसने पहले ब्रेसेस वाले जो सेल्स होंगे उनकी वैल्यूज को सम करना है, उसके बाद फिर डिवाइड करना है। तो उसके बाद डिवीजन आती है, तो उसके बाद उसने डिवाइड कर दिया। तो ये ऑपरेटर्स के ना एग्जीक्यूट होने की एक सीक्वेंस होती है, उसी के मुताबिक हम लोग इसको सॉल्व करते होते हैं। ये आप लोगों ने अगर मैथ पढ़ी हुई है तो वहां पे रूल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये फार्मूला राइट करते वक्त इन रूल्स का ख्याल रखना है। तो आप लोगों को सम अप भी हो गया, डिवीजन भी हो गई, ठीक है। आगे भी ये इसी तरह फार्मूला लिखे हुए हैं। करंट रेशो को निकालना है, तो करंट रेशो को निकालने के लिए हमारे पास, अब ये देखिए मैंने क्लिक किया ना, तो मैंने फार्मूले वाले सेल के अंदर क्लिक किया हुआ था, अब यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है, आप लोगों ने यहाँ पे ब्राउजर फील्ड के अंदर आके सेल के अंदर क्लिक करना है, उसके बाद ब्राउजर फील्ड के अंदर आके फिर आप लोगों ने उसको सेल के एड्रेस को मेंशन करना है, क्लिक करना है किसी और सेल के अंदर जाके। तो यहाँ पे ये मतलब दूसरे सेल के अंदर क्लिक किया तो इसका फार्मूला आ गया। अब फार्मूला सिर्फ ये इतना है, बाकी ये जो लगी हुई है ये कंडीशंस लगी हुई है, ताकि अगर किसी सेल के अंदर कोई जीरो वैल्यू आ जाए ना तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर कोई जीरो वैल्यू आ जाए तो मतलब फार्मूला हमारे पास फिर एग्जीक्यूट ही ना हो, उसके लिए कंडीशन लगाई हो। तो ये जब मैं आगे आप लोगों को कंडीशंस पढ़ाऊंगा ना, तो तब आप लोगों को ये भी समझा दूंगा। अभी मतलब इतना काफी है ताकि वो सारी चीजें आप लोगों की मिक्स ना हो जाए। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो ये मेरे पास ये इतना हिस्सा, इसका बैलेंस शीट का हिस्सा मुकम्मल हो गया मेरे पास। बाकी ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं ना, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, एसेट टू इक्विटी, ये हम फार्मूलाज किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं फिर वो नेक्स्ट में कर लेंगे। तो ये चीजें होती हैं कि जैसे अब मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है, इसके अंदर फार्मूला लगा लिए, अब जस्ट आप यहाँ पे आए, टाइटल लिखें, वैल्यूज लिखें और ऑटोमेटिकली वो उसका सम अप होता जाएगा और आप लोग को साथ साथ पता चलता जाएगा कि इनका एंड जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो ये फायदा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो हम लोगों ने एक कंप्लीट बैलेंस शीट बना के देख ली कि किस तरह बनाते होते हैं। बाकी इनके दरमियान में जो रेशियोज निकालते हैं, क्योंकि अब ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास अलग-अलग आ रही हैं सम अप होके, तो इनकी रेशियोज भी इन्हीं वैल्यूज के आपस में डिवीजन और एडिशन करके निकलती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वो भी साथ ही नीचे इसके निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाई एक रेशियो। यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।